हे गाइस, तो ये वीक एक बहुत ही अमेजिंग न्यूज आई कि क्रिस एवंस ऑफिशियली लौट रहे हैं एमसीयू में, और वो भी एवेंजर्स डूम्सडे में। और उनके रिटर्न की खबर सुनकर ऑलरेडी कई सारे लोगों ने उनके रोल के बारे में स्पेकुलेट करना शुरू कर दिया। कई लोगों को राइटफुली लगा कि क्रिस एवंस इस बार कैप्टन हाइड्रा का रोल प्ले करेंगे, वही कुछ लोगों को लगा कि वो एवेंजर्स एंड गेम के फाइनल मूवमेंट्स वाले स्टीव रॉजर्स का रोल प्ले कर सकते हैं। लेकिन अब ये कंफर्म हो चुका है कि वो नोमैड का रोल प्ले करने वाले हैं एवेंजर्स डूम्सडे में। तो आखिर कौन है ये नोमैड और क्यों उसे एवेंजर्स डूम्सडे में इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, सो दैट आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट रेगुलरली मिल सके। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो कॉमिक्स में नोमैड की आइडेंटिटी स्टीव रॉजर्स ने अपनाई थी अपनी कैप्टन अमेरिका की आइडेंटिटी छोड़ने के बाद। जब स्टीव को पता चला कि एक हाई रैंकिंग गवर्नमेंट ऑफिशियल जो कि उस वक्त के यूएस के प्रेसिडेंट थे, एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन चला रहे थे जिसका नाम सीक्रेट एम्पायर था, तब स्टीव रॉजर्स को काफी बड़ा झटका लगा यूएस गवर्नमेंट की डार्क साइड को देखकर, और इसीलिए स्टीव ने अपनी कैप्टन अमेरिका की आइडेंटिटी को छोड़ दिया। नोमैड बनने की वजह से वो अब एक पेट्रियोटिक सिंबल नहीं रहा था और वो अपने आप को मैन विदाउट अ कंट्री की तरह देखने लगा। उसने कई देशों में ट्रैवल किया जहां लोग मदद की तलाश में थे, और इन देशों में उसने क्राइम को भी कंट्रोल किया। हालांकि एक वक्त आया जब उसकी मुलाकात फैल्कन से हुई और उसे समझ में आया कि ऐसे दौर में खास करके उसके कंट्री को कैप्टन अमेरिका जैसे सिंबल की सबसे ज्यादा जरूरत है। जिसके बाद स्टीव ने अपनी नोमैड की आइडेंटिटी को छोड़कर दोबारा कैप्टन अमेरिका की आइडेंटिटी को अज्यूम कर लिया। अब कॉमिक्स में नोमैड का टाइटल मल्टीपल लोगों ने अज्यूम किया था, हालांकि सबसे पॉपुलर स्टोरी लाइन इन सभी में से स्टीव रॉजर्स की थी। अगर हम एमसीयू की बात करें तो जैसे कॉमिक्स में हुआ था, वैसे यहाँ मूवीज में भी एक वक्त पर स्टीव ने अपनी कैप्टन अमेरिका की आइडेंटिटी को छोड़ दिया था। कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर के एंड में स्टीव अपनी कैप्टन अमेरिका की आइडेंटिटी को लिटरली छोड़ देता है टोनी के अगेंस्ट अपने फाइनल बैटल के बाद, और वो सही मायनों में एक फ्यूजिटिव बन जाता है यूएस गवर्नमेंट के लिए। और एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में स्टीव इवन अपने यूजुअल कैप्टन अमेरिका सूट में भी नहीं था। उसकी शील्ड के अलावा उसके चेस्ट से भी स्टार का एम्बलम निकल चुका था। ये स्टीव रॉजर्स एक ऐसा स्टीव रॉजर्स था जो टोनी के साथ फेस टू फेस इंटरेक्ट नहीं कर पाता था। उसने एक बहुत बड़ा राज टोनी से छुपा के रखा था, जहां उसके पेरेंट्स की मौत का जिम्मेदार बकी था। कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर के एंड में वो अपनी गलती एडमिट भी करता है, और उसके बाद उसका इंटरेक्शन टोनी से सीधा एवेंजर्स एंड गेम में होता है, जहां टोनी थैनोस के साथ अपने बैटल को सर्वाइव करके रिटर्न आया था। इनफैक्ट उसने 616 यूनिवर्स में थैनोस का स्नैप भी सर्वाइव किया था। इन दो बड़ी इवेंट्स को सर्वाइव करने के बाद स्टीव और टोनी जब एक दूसरे से दोबारा मिले, तो उसके बाद भी इनिशियली टोनी और स्टीव की एक दूसरे से नहीं बनती थी, और उनके बीच ये डिस्टेंस तब तक बना रहा जब तक टोनी टाइम ट्रैवल करने का तरीका नहीं ढूंढ पाया। अब ये पॉसिबल है कि एवेंजर्स डूम्सडे में क्रिस एवंस का नोमैड प्रोबेबली ऐसे अर्थ से बिलोंग करता हो जहां चीजें थोड़ी डिफरेंट पैन आउट हुई थी अर्थ 616 के कंपैरिजन में। बेसिकली टोनी टाइटन पर थैनोस के हाथों मारा गया होगा, या फिर वो थैनोस के स्नैप का विक्टिम हुआ होगा। इन दोनों ही केसेस में ये नई वाली पॉसिबिलिटी या नए यूनिवर्स में थैनोस जीत चुका होता, और एवेंजर्स को थैनोस के वेयरअबाउट्स के बारे में कभी पता ही नहीं चलता, क्योंकि एक टोनी ही था जिसने गार्डियंस की शिप को बंद पड़ने नहीं दिया था, और उसने ये शिप तब तक एक्टिव रखी जब तक कैप्टन मार्वल ने उसे और नेबुला को नहीं ढूंढा। अब क्योंकि टोनी मौजूद नहीं है इस नोमैड वाले स्टीव के यूनिवर्स में, तो आगे की एवेंजर्स एंड गेम की इवेंट्स कभी अकर ही नहीं हुई होगी। इस पर्टिकुलर केस में स्टीव अपने आप को टोनी की मौत का जिम्मेदार मानता होगा, और ये रिग्रेट उसे जिंदगी भर रहने वाला था। अब ऐसे स्टीव रॉजर्स के सामने जब रॉबर्ट डाउनी जूनियर का डॉक्टर डूम आएगा, तो हम समझ सकते हैं कि उसका रिएक्शन क्या होगा। हो सकता है कि स्टीव इतना इमोशनल हो जाए कि वो डूम की बातों में आकर उसके स्टेप्स को फॉलो करना शुरू कर दे। और जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियोस में कहा है, कॉमिक्स में डूम अपने आप को एक विलन के तौर पर नहीं देखता था। उसकी नजरों में वो मल्टीवर्स को बचाने की कोशिश कर रहा था। इवन दो उसने अपना बैटल वर्ल्ड बनाया था, लेकिन वो भी उसकी आखिरी कोशिश थी मल्टीवर्स को बचाने की। यहाँ एमसीयू में भी डूम का मोटिवेशन काफी सिमिलर सा हो सकता है, और डूम की जर्नी में स्टीव उसका साथ दे सकता है, और वो तब तक साथ देगा जब तक डूम यहाँ भी बैटल वर्ल्ड नहीं बना था। और जब तक नोमैड स्टीव डूम के एक्शंस की वजह से जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे उन्हें रियलाइज करेगा, तब तक ऑलरेडी लेट हो चुका होगा। डूम तब तक गॉड एम्परर डूम बन चुका होगा, और हो सकता है कि यही नोमैड स्टीव आगे चलकर एम्परर डूम के अंडर काम करे, जिसके पास पुराने मल्टीवर्स की कोई मेमोरी ना हो, जैसे डॉक्टर स्ट्रेंज ने एम्परर डूम को सर्व किया था कॉमिक्स में। ऑफ कोर्स ये भी पॉसिबल है कि क्रिस एवंस का नोमैड किसी ऐसी रियलिटी से हो जिसने एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के इवेंट्स देखे ही ना हो, लेकिन ये अपीयरेंस बहुत ही रैंडम हो जाएगा और इमोशनली ऑडियंस को हिट नहीं करेगा, स्पेशली जब उसके और रॉबर्ट डाउनी जूनियर के आयरन मैन की काफी बड़ी हिस्ट्री रही है एमसीयू में, और मार्वल ऐसी अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करने वाला। ये काफी सिमिलर होगा टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन से, जब वो रॉबर्ट डाउनी जूनियर के डॉक्टर डूम से पहली बार इंटरेक्ट करेगा। उस मीटिंग में एक इमोशनल वेट होगा जो ना सिर्फ वो कैरेक्टर एक्सपीरियंस करेगा, लेकिन साथ ही साथ इवन ऑडियंस भी उसी इमोशन से गो थ्रू करेगी। सो लेट्स सी। तो आपके क्या थॉट्स है क्रिस एवंस के रिटर्न को लेके?
क्या आपके हिसाब से नोमैड वही स्टीव रॉजर्स होगा जो अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में था, या फिर वो किसी ऐसे यूनिवर्स से बिलोंग करता होगा जहां अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर और अवेंजर्स एंड गेम के इवेंट्स हुए ही नहीं थे? अपनी थियरीज नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक जरूर कर देना, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम रेगुलरली ऐसे वीडियोस पब्लिश करते हैं। हमारे रिसेंट वीडियोस को देखने के लिए यहाँ पे क्लिक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, स्टे सेफ।